प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के इस वीडियो में हम फिजिक्स सब्जेक्ट के ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसे प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उसका भार क्या होता है पूछा गया है। शून्य होता है, अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तनशील होता है या सभी गलत है। इन तीनों ऑप्शन गलत है बोला गया है ऑप्शन डी में। यदि हम एक बॉल की कल्पना करें और इसे हम छत से नीचे गिराएं तो क्या उस बॉल का वजन अर्थात भार वेट नीचे आने पर कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा? नहीं, उस बॉल का वजन ऊपर जितना था उतना ही नीचे आने पर भी रहेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, क्यों अपरिवर्तित रहेगा? क्योंकि किसी वस्तु का भार वेट उसके द्रव्यमान और उस पर लगने वाले गुरुत्वीय अर्थात जी के मान के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात W = mg होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक पंख एक रबर की गेंद, एक पंख है, एक रबर की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरे तो, एक बात ध्यान रखना, अगर निर्वात की बात हो रही है, ठीक है, तब किसी वस्तु का वेट, मास, साइज डिपेंड नहीं करता कि उसे कितने ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है। ठीक है, सभी एक साथ नीचे गिरेंगे क्योंकि निर्वात में गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करता। ठीक है, अर्थात जो बल किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचता है वह बल कार्य नहीं करता। ठीक है, इसलिए एक पंख जो बहुत हल्का होता है वह भी एक बहुत भारी वजनी वस्तु के समान ही, अर्थात एक समय या समान समय में ही सभी एक साथ नीचे पहुंचेंगे, गिरेंगे। यहाँ पर निर्वात की बात की जा रही है तो ठीक है, तो सबसे पहले या सबसे बाद में पहुंचने का बात ही नहीं आता, सभी वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी, गिरेंगी। किस ऑप्शन में है? यहाँ नहीं है, सबसे पहले है ऑप्शन नंबर डी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी। ठीक है, अगर निर्वात की बात नहीं हो रही है तब, अगर निर्वात की बात नहीं हो रही है तब जिस वस्तु का वेट क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, साइज कम होगा। ठीक है, साइज वेट कम होने से, ठीक है, वह भारी होगा। ठीक है, और साइज कम होने से वह घर्षण, ठीक है, वायु में घर्षण कम पैदा करेगा। इसलिए वेट अधिक और वायु में घर्षण कम तो वह जमीन की सतह को जल्दी टच करेगा, कम टाइम लेगा जमीन की सतह को टच करने में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। ठीक है, क्या है? लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को आकार समान है, अर्थात साइज समान है और समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। ऊंचाई जो है वो भी समान है, पृथ्वी पर गिराया जाता है। लेकिन यहाँ कहीं पर किसका बात नहीं हो रहा है? निर्वात का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़मीन पर कौन पहुँचेगा? सबसे भारी चीज़ ज़मीन पर पहुँचेगा। सबसे भारी क्या है?
लोहा है, ठीक है। यहाँ निर्वात का बात होता तो क्या आता आंसर, सभी साथ साथ पहुंचते, ठीक है। अगला प्रश्न है, हवा में, कहाँ, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, कहाँ किसकी बात हो रही है, हवा की बात हो रही है, ठीक है। और समान भार की बात हो रही है और समान ऊंचाई की बात हो रही है, ठीक है। हवा में बात हो रही है, इसका मतलब है उस पर वेट, हाइट, साइज, इन सभी का प्रभाव पड़ेगा, किस पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का इन सभी पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हवा में, ठीक है, कौन सी वस्तु पहले पहुंचेगा, जिसका वेट अधिक होगा, साइज कम होगा और जिसका ऊंचाई कम होगा, या समान ऊंचाई पर भी जिसका वेट अधिक है, साइज कम है, वह पहले पहुंचेगा, ठीक है। इस तरह इसका आंसर देना है। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है, कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, सेम पिछले प्रश्न जैसा है। चलिए इसका भी आंसर दीजिए। यहाँ एक चीज बस ध्यान देना है, निर्वात, निर्वात में ना तो वस्तु का वेट काम करता है, ना हाइट, नहीं हाइट काम करता है, क्योंकि अगर समान हाइट से ही गिराया जाए तभी सभी वस्तुएं समान समय में नीचे पहुंचेगी, ठीक है। निर्वात में कंडीशन याद रखना, निर्वात में यदि किसी वस्तु को गिराने की बात हो रही है समान ऊंचाई से, ठीक है, समान ऊंचाई से गिराने की बात हो रही है, तब वो समान समय में, ठीक है, समान समय में नीचे पहुंचेगा, ठीक है। सभी समान समय में नीचे पहुंचेंगे। समान ऊंचाई से अलग अलग वेट की, अलग अलग वेट के, अलग अलग साइज के, ठीक है, वस्तुओं को समान ऊंचाई से अगर नीचे गिराया जाता है तो समान समय में वह नीचे पहुंचेंगे निर्वात में, ठीक है। हवा में सभी अलग अलग टाइम में नीचे पहुंचेंगे। चलिए इसका आंसर भी दीजिए कमेंट में। अगला प्रश्न है, कथन और कारण वाला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ये बिल्कुल सही है। चंद्रमा पर अगर ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान अगर 1 है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान यदि अगर 1 है तो चंद्रमा पर इसका मान क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है, 1/6 हो जाएगा। इसे हम g/6 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना कम हो जाती है, ठीक है, तो ये कथन सही है। कारण क्या कह रहा है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, नहीं, चंद्रमा पर भी पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता कम है पृथ्वी की तुलना में, ठीक है, तो कारण तो गलत हो गया। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कथन सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ये एक्सप्लेनेशन में वही सब दिया है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार, किसी पिंड के भार के बारे में बताना है, ऑप्शन में ढूंढकर। पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा बोल रहा है, नहीं, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहता है इसे देखते हैं, ठीक है। पृथ्वी, अगर इसे हम पृथ्वी माने तो पृथ्वी तल पर भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार सबसे कम होता है, ठीक है, और उसके ध्रुव पर, ठीक है, इन दोनों पर और सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है, ठीक है, उसके ध्रुव पर, और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। क्यों होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम, अगर हम इस पृथ्वी को एक ऑब्जेक्ट माने और इसे यदि
ये तो हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है और सूर्य के चारों ओर भी घूमता है, ठीक है। यदि हम अक्ष पर घूमते हुए इसी की कल्पना करें तो जब कोई वस्तु को घुमाया जाता है अर्थात घूर्णन किया जाता है तो वस्तु के केंद्र पर कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्र बल कार्य करता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है, ठीक है। वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गुरुत्वीय फोर्स, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत कार्य करता है, ठीक है। ये जी के विपरीत कार्य करता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार, ठीक है, वेट कम होता है यहाँ पर, इसलिए। प्रश्न पर आते हैं, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह क्या होता है? समान होता है, बोला है, गलत हो गया। ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, हाँ, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ये गलत हो गया। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ध्रुव पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है किसी पिंड या वस्तु का भार। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार, जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी पिंड का भार जो है वो उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ठीक है। मानव शरीर का भार, मानव शरीर का भार क्या है? यहाँ भी वही है, मानव शरीर के भार के बारे में पूछा है, अधिक और कम कहाँ रहता है? तो ध्रुवों पर तो सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये हमने ऊपर के भी प्रश्न में देखा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, यह धरती की घूमने की गति, यदि क्या किया जाता है, धरती की घूमने की गति को, घूर्णन को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, तो भूमध्य रेखा पर जो पिंड है उसका वजन क्या होगा? बोला गया है जब धरती की घूमने की, रोटेशन करने की गति को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए तब। इस स्थिति में क्या होता है, कोई भी वस्तु जब घूर्णन कर रहा है या गति कर रहा है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। वो सेंटर से, इस सेंटर से बाहर की तरफ कार्य करता है, ठीक है। और अपकेंद्र बल को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है, लेकिन जो हमारा जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, वह बाहर से अंदर की तरफ खींचने का काम करता है, ठीक है। तो अगर हम पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, जिससे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अर्थात जो भी वस्तु पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर स्थित है उसका वजन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है, घूर्णन गति के बढ़ाने के कारण, ठीक। घूर्णन गति जब हम बढ़ाएंगे तो घूर्णन गति के कारण अपकेंद्र बल का मान में वृद्धि हो जाएगा, और अपकेंद्र बल का मान में वृद्धि होगा तो वो गुरुत्वीय त्वरण के मान को घटाता जाएगा, जिससे भूमध्य रेखा पर रखा कोई भी वस्तु या पिंड का वजन घटता जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? एक्सप्लेनेशन वही दिया है जो ऊपर हमने बात की है, ठीक है, हो सके तो पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद, एक ऊंची इमारत है उससे एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के समान त्वरण, अर्थात ये त्वरण का मान है कि समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, ठीक है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? तब ये 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से गिराने पर 3 सेकेंड बाद इसका जो टाइम है कितना दिया है? 3 सेकेंड दिया है। 3 सेकेंड बाद इसका वेग क्या होगा पूछा है, ठीक है। हम वेग के अगर फॉर्मूले में इसका मान रखें, v इक्वल टू, v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है और u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये होता है वेलोसिटी का फार्मूला।
इस फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी का मान शून्य रखते हैं, मतलब शून्य होता है, और एक्सेलरेशन कितना दिया है, त्वरण कितना दिया है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और टाइम तो 3 सेकंड बोला गया है। तो अगर 9.8 मीटर प्रति सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करें तब इसका आंसर निकलता है 29.4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विनाशकारी भूकंप के त्वरण के कारण में विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण, ठीक है, त्वरण होगा, ये गुरुत्व अर्थात विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के कारण इस त्वरण का मान क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम जानते हैं इसका मान क्या होता है 9.8, ठीक है, तो यहाँ पर सभी सेंटीमीटर में दिया है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। अगर हम इसे किस में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 9.8 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मान आएगा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये जो है गुरुत्वीय त्वरण के कारण त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इस के मान 980 सेंटीमीटर से इसका मान अधिक हो जाएगा। इस प्रश्न को ध्यान से देखना। ठीक है, विनाशकारी भूकंप की त्वरण हमने क्या निकाला, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड निकाला। ठीक है, ये मान किसका है, जी का है, ये जी का मान, ठीक है, इस ए के मान से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात इसका मान इसके मान से अधिक है। ठीक है, किसके कारण, इसके कारण, भूकंप विनाशकारी भूकंप के कारण त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ विनाशकारी भूकंप के त्वरण के कारण अर्थात जी के कारण 980 सेंटीमीटर या 9.8 मीटर से अधिक हो जाएगा किसका मान, इसका मान। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी पर अर्थात अर्थ पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण जीई 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और जीई बता रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित चंद्रमा पर कितना है बता रहा है, 1/6 है बता रहा है। GE/6 का क्या मतलब है, 1/6। तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान, यहाँ पर चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान पूछा है। ठीक है, द्रव्यमान मतलब ये जो वस्तु है उसका द्रव्यमान पूछा है, ना कि वेट। अगर वेट पूछता तो इसका फार्मूला क्या होता है वेट का, द्रव्यमान गुणित त्वरण, जबकि त्वरण क्या है चंद्रमा पर 1/6 अर्थात 1/6 कम है पृथ्वी से। ठीक है, तो भार कम हो जाता चंद्रमा पर, लेकिन द्रव्यमान पूछा है, एम पूछा है, तो एम तो दोनों जगह कितना रहेगा 100 किलोग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना तो पृथ्वी पर ना ही चंद्रमा पर। केवल परिवर्तन किस में आ रहा है, भार में परिवर्तन आ रहा है। किसके कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, जी के कारण, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना कम है। ठीक है, तो चंद्रमा पर भी वस्तु का भार 100 किलोग्राम ही रहेगा। अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है, कोई भारहीनता, भार हमने भी भार की बात किया, वेट का बात किया। वेट क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं 1/10
10 किलोग्राम है, ठीक है। और इसका त्वरण के मान को अगर हम क्या कर दें, 0 कर दें, तो इसका वेट क्या हो जाएगा। किसी भी वस्तु को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट क्या हो जाता, तो वो वस्तु क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका भार भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, किसी वस्तु का भार किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान पर डिपेंड कर रहा है। तो भारहीनता अर्थात भारहीनता की स्थिति कैसी होगी, जब g का मान 0 हो जाएगा, अर्थात गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर कोई वस्तु भारहीनता अर्थात शून्य भार का हो जाएगा या था भारहीन महसूस होगा, ठीक है। ऑप्शन ए ये इसका सही आंसर है। गुरुत्वीय त्वरण की शून्य स्थिति पर कोई वस्तु भारहीनता महसूस हो, कोई वस्तु किसी वस्तु का भार महसूस नहीं होगा हमें, ठीक है। यहाँ वही एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते। इतनी गति से घूमने के बाद भी हम पृथ्वी की गति को अनुभव क्यों नहीं करते, यह पूछा है। कारण है, पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। क्या पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं इसलिए इसकी गति का अनुभव नहीं होता? नहीं। अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। हाँ, अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। पृथ्वी अपने अक्ष में कितना गति कर रहा है, 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रहे हैं। क्या हम इतनी रफ्तार से गति कर रहे हैं? नहीं। इसकी अपेक्षा में हमारी गति तो शून्य है, ठीक है। इसीलिए हमें उस तेज गति का अनुभव नहीं हो पाता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। संपूर्ण सूर्य मंडल भी चलायमान है? नहीं। इस कारण हमें उस गति का अनुमान, पृथ्वी के घूमने की गति का अनुमान नहीं हो पाता, ये गलत है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है तो सही है, लेकिन उस गति का अनुमान के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है यहाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, इसलिए इस तेज गति का अनुभव हमें नहीं हो पाता। हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? दी गए ऑप्शन है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। वस्तु का भार जो है वो क्या हो जाएगा बोल रहा है, शून्य हो जाएगा बोल रहा है, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम होगा? हम ये जानते हैं, भार द्रव्यमान गुणित त्वरण पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो जाने की बात कर रहे हैं, मतलब खत्म हो जाने की बात कर रही है, ठीक है। खत्म हो जाने की बात कर रही है तो इसका मान हम क्या मान सकते हैं, शून्य मान लें तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, भार 0 हो जाएगा। लेकिन उस वस्तु का द्रव्यमान मास तो वही है ना, मास वही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है। यहाँ जी के मान के शून्य होने के कारण इसका भार क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, लेकिन मास में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, जब कोई उल्का पिंड, ठीक है, जब कोई उल्का पिंड अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी पर गिरता है, ठीक है, पृथ्वी पर गिरता है, यहाँ गिरता है, ठीक है, ये उल्का पिंड है, ये अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी पर गिरता है, तब हम इसके भार की क्या करते हैं, गणना करते हैं, ठीक है। किसके आधार पर? उसके यहाँ के द्रव्यमान के आधार पर, मास के आधार पर, और यहाँ के
और पृथ्वी के जी के आधार पर, गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर, ठीक है, यहाँ का मास उठाकर ला लेते हैं, ठीक है, और यहाँ के जी उठाकर ला लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है प्रश्न, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान खत्म हो जाए, अर्थात ये 0 हो जाए, तो पृथ्वी पर तो इसका भार क्या हो जाएगा, इसके जी के शून्य होने के कारण इसका भार 0 हो जाएगा, लेकिन इसका मास तो इसके द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान तो हमेशा m ही रहेगा ना, ठीक है। भार की गणना यहाँ के गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर की है हमने, उसका मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका आंसर है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, ठीक है। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला है केंद्रीय बल और दूसरा है प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, जी से प्रदर्शित करते हैं इसे। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता है, यह किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। अगर हम प्रक्षोभ बल की बात करें तो इसके अंतर्गत वायुमंडलीकर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र और सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं, ठीक है। इन बलों का योग यद्यपि कम है किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। कह रहा है ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है और प्रक्षोभ बल है, इनकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, ये कम है, ठीक है, बहुत कम है। लगभग सभी प्रकार के बलों में सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल या प्रक्षोभ बल इनकी इंटेंसिटी है, तीव्रता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये कभी कभी उपग्रह के पथ में विचलन ला देते हैं, ठीक है। विचलन कहने का मतलब है उनके पथ को परिवर्तित कर देते हैं। अधिक ऊंचाई वाली कक्षा, सामान्यतः जो कृत्रिम उपग्रह यहाँ से लॉन्च किया जाता है उसे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, ठीक है, उपग्रह को, जो वायुमंडलीकरण से क्या रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं। परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीकरण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम होती जाती है और अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। अभी हमने ऊपर इस पर चर्चा की है, चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन कौन देता है। अगला प्रश्न है, एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। इस पर हमने चर्चा की है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है, ठीक है, क्या सही नहीं है। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, नहीं, गुरुत्व चारों में सबसे दुर्बल बल है, ठीक है। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करते हैं, सही नहीं है। सही नहीं है पूछा था तो आप नीचे जाने का बात ही नहीं है, क्योंकि यही सही नहीं है। गुरुत्व बल चारों में सबसे प्रबल है बोल रहा है, ये तो गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चार आधारभूत बलों में गुरुत्व बल सबसे क्षीण अर्थात कमजोर बल है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम है। प्रबल नाभिकीय बल सबसे स्ट्रांग फोर्स है, ठीक है। नाभिकीय बल किसमें पाया जाता है, नाभिकीय बल एटम अर्थात परमाणु के
फ्यूजन से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट में व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति को अपना भार सबसे अधिक कब महसूस होगा? दिए गए ऑप्शन है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग में ऊपर जा रही हो, या समान वेग से नीचे आ रही हो। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब उस व्यक्ति को अपना भार सबसे अधिक महसूस होगा, क्योंकि भार क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी। जब कोई वस्तु ऊपर जाएगा, ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल उसे क्या करेगा? नीचे खींचने की कोशिश करेगा। तो इस स्थिति में वह गुरुत्वाकर्षण फोर्स के विपरीत दिशा में जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को अपना भार सबसे अधिक महसूस होगा। ठीक है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।